Hello students, I am Richa Agarwal. Today I am here to taking your revision classes by the question and answers. It is a 10th class revision class of biology and I am taking a chapter 6 of NCERT book Life Processes. ओके, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर लिया है मैंने, इसमें टॉपिक लिया है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं भी आपको इसमें बता दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। पूरा प्रयास करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ स्टोमक। तो पहला क्वेश्चन है कि स्टोमक के क्या फंक्शंस होते हैं। स्टोमक के फंक्शंस क्या है, हमारे स्टोमक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की प्रोसेस में, ओके, न्यूट्रिशन की प्रोसेस में स्टोमक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्टली, जब हम फूड इंटेक करते हैं तो फूड हमारे कहाँ से जाता है, माउथ से जाता है, बॉडी ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में पहुंचता है। यानी कि ईसोफेगस क्या होती है, जो हमारी थ्रोट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें पेरिस्टलिक मूवमेंट के द्वारा फूड जो होता है वो हमारे स्टोमक में पहुंचता है। तो जब फूड हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है तो स्टोमक जो होता है वो फूड को चर्न कर देता है और उसको एक फाइन पल्प में, एक अच्छा मतलब ये एक साथ जो गूदा होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है और उसमें डाइजेस्टिव जूसेस को मिक्स कर देता है फूड के साथ। उसके बाद उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो HCl को सीक्रेट करती हैं, वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो ग्लैंड्स है वो HCl को सीक्रेट करती है, जो किल करती है फूड के साथ जो हम बैक्टीरिया यानी कि जो जर्म्स हम इनटेक कर जाते हैं उसको हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में जाने से रोकने के लिए वो उनको किल कर देती है। यानी कि स्टोमक जो होता है वो पहला फंक्शन क्या करता है, इट चर्न्स द फूड, जो फूड हम माउथ के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टोमक में जाता है फूड हमारा, वो वहां पर फूड को एक समान गूदे में बदल देता है, यानी कि उसको मथ देता है फूड को। जैसे कि हम दही को एक साथ करते हैं मथ कर, इससे वहां से स्टोमक जो होता है वो हमारे फूड को चर्न करता है, यानी कि हमारे चबाए हुए फूड जो हमारे ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाता है उसको दोबारा से मथ कर एक गूदे में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो HCl और म्यूकस को सीक्रेट करती हैं। तो HCl जो होता है, HCl क्या करता है, HCl हमारे फूड के साथ जो जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे पेट में पहुंच जाते हैं उनको किल करने का फंक्शन करता है, इनके उनको किल कर देता है ताकि वो जर्म्स हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में जाकर हमें हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। तो HCl जो होता है वो हमारे फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है और उसमें प्रेजेंट जर्म्स को किल कर देता है। उसके साथ जो म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस जो करता है, हम HCl क्या होता है, नेचर में एसिडिक होता है। तो जब एसिडिक जो होता है तो हमारी लिनिंग को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो म्यूकस सीक्रेट होता है वो म्यूकस क्या करता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हमारे स्टोमक की लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl से। तो ये हमारे स्टोमक के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है गिव कंप्लीट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसमें होती है, प्लांट्स में होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें प्लांट्स क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की हेल्प से अपना फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं, उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो करने के लिए हमें इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। तो इक्वेशन में हम क्या क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 बोलते हैं, यानी केमिकल फॉर्म, और वाटर को हम बोलते हैं H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो केवल डे टाइम में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो क्योंकि और जो सनलाइट होती है वो क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप की जाती है, यानी कि क्लोरोफिल जो प्लांट्स में, यानी कि ग्रीन कलर का जो प्लांट्स में पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, C6H12O6 प्लस O2, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है। तो उसके बाद हम इसको बैलेंस कर लेंगे, यानी कि हमारे 6 मॉलिक्यूल्स CO2 के, 6 मॉलिक्यूल्स H2O के, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डे टाइम में होती है जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं,
बट इन नाइट टाइम प्लांट्स ऑल्सो रेस्पिरेट लाइक ए ह्यूमन बॉडी। प्लांट्स भी ह्यूमन बॉडी की तरह ही, एनिमल्स की तरह ही रेस्पिरेट करते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। बट इन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि हमें वो मटेरियल्स, वो सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें थी हमारी, इसके द्वारा इक्वेशन कंप्लीट हो रही थी हमारी। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, वाटर H2O कहते हैं, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये 4 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं। इन सब्सटेंसेस के द्वारा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, बट इन द टाइम ऑफ डे टाइम में ही वो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिशन ए नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म? डिस्कस। क्या न्यूट्रिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या न्यूट्रिशन आप लोगों के लिए जरूरी है? यस, न्यूट्रिशन हम लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस या प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, यानी कि हमारे बहुत सारे पर्पसेस को कंप्लीट करता है। जैसे नंबर 1, इट गिव्स एनर्जी टू कैरी आउट द वेरियस वाइटल प्रोसेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में होने वाली डिफरेंट बहुत बड़ी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये परफॉर्म करता है, जिसके लिए हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें एक दिन के लिए खाना ना दिया जाए तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस करने लगते हैं। वीक महसूस किससे करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट नहीं होती है। वर्क तो हम करते हैं, काम सारे हम करते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस करते हैं, फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट नहीं होती है। केवल जो स्टोर्ड एनर्जी होती है हम उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ दिनों तक लगातार कंटिन्यूअस फूड ना मिले तो हम क्या होगा? बेड से उठ भी नहीं पाएंगे। नंबर 2, इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल्स या रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द बोर्न आउट सेल्स। इसकी जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जो नई सेल्स बनती हैं उनके लिए इसकी जरूरत होती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स, नई सेल्स की ग्रोथ के लिए इसकी जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, क्योंकि जब तक हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा हमारे सेल्स फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे, फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे तो नई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियस में डिवीजन की प्रोसेस नहीं होगी। डिवीजन की प्रोसेस नहीं होगी तो नई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। या हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी रिपेयर की जरूरत होती है, यानी कि हमारे कोई टिश्यूज ब्रेक डाउन हो जाते हैं या हमारा कोई सेल ब्रेक डाउन हो जाता है, रप्चर हो जाता है, तो उसके क्या करते हैं? उसके रिपेयर के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। नंबर 3, इट हेल्प्स इन द डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस एंड डिसीजेज। ये हमारी बॉडी में इम्यून पावर को भी इंक्रीज करता है। जो फूड हम लेते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। और इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि जो बाहर के तत्व होते हैं, जो जर्म्स, माइक्रोब, बैक्टीरिया, फंजाई ये सब होते हैं, इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में नए एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को इन डिसीज से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के द्वारा इम्यून सिस्टम का भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस? डाइजेस्टिव प्रोसेस में पेप्सिन का रोल क्या होता है और इसका पीएच, कौन सा पीएच इसमें वर्क करता है? तो इसका पीएच जो वर्क करता है वो 3 होता है, और जो पेप्सिन होता है वो हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटीन्स में। किस में? प्रोटीन्स। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स और प्रोटीन्स में, जिससे हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसमें? प्रोटॉन्स में और प्रोटीन्स में। ठीक है, तो जो पेप्सिन का वर्क होता है वो ये होता है कि वो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जिसकी हेल्प से बॉडी में ये डाइजेस्ट हो जाते हैं इजीली और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन न्यूट्रिशन प्रोसेस इन ह्यूमन एंड अमीबा? अमीबा या ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया अपने एक्सप्लेन वीडियो में, इसमें 5 टाइप्स के स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इंजेक्शन, सेकंड
आपका डाइजेशन, थर्ड एसिमिलेशन, फोर्थ एब्जॉर्प्शन एंड फिफ्थ इज इजेशन, जिसे हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। ये 5 स्टेप्स होते हैं हमारी बॉडी में जो जब हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस को अकर करते हैं, यानी कि परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रिशन की प्रोसेस जब हमारी बॉडी में परफॉर्म होती है तो ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज कौन सा? इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एसिमिलेशन, फोर्थ एब्जॉर्प्शन एंड फिफ्थ इज एक्सक्रीशन। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन न्यूट्रिशन प्रोसेस इन ह्यूमन एंड अमीबा। तो ह्यूमन और अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? हमारे 5 टाइप्स के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस में ह्यूमन बॉडी और अमीबा में। कौन कौन से? फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन, यानी जिसे हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। ये 5 स्टेप्स हमारी बॉडी में इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जब हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस करते हैं। तो इनमें 5 स्टेप्स को आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्टली इंजेशन जो होता है, जब हम फूड इनटेक करते हैं माउथ में, जब हम फूड इनटेक करते हैं माउथ में, यानी कि जब हम पहला कोई भी फूड मटेरियल अपने माउथ में रखते हैं तो उसमें हमारे टीथ और टंग और सलाइवा, यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो हेल्प करती हैं फूड को सॉफ्ट, च्यू और बाइट करने में एंड ऑल्सो स्वेलन करने में। तो इंजेशन में टीथ जो होते हैं वो फूड को च्यू एंड बाइट करते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं and mix with the food to make it soft. और थर्ड होता है हमारे टंग जो होती है वो उसको स्वेलो करने में हेल्प करती है। यानी कि पहला कहां से होता है स्टार्ट? फूड जो होता है वो हमारे माउथ में जाता है, वहां पर टीथ जो होते हैं वो उसको च्यू करते हैं, बाइट करते हैं। उसके बाद सलाइवा सीक्रेट होता है हमारे माउथ के अंदर, जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है माउथ के अंदर, ठीक है। डाइजेशन, जिसमें सलाइवा जो होता है वो क्या करता है, हमारे माउथ के अंदर फूड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर कंपाउंड्स में, सिंपलर कंपाउंड्स सब्सटेंसेस में। तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, जहां पर फूड का पार्शियली क्या होता है, डाइजेशन होता है सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। जो सलाइवा होता है वो फूड को सिंपलर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद फूड सॉफ्ट हो जाता है और इजीली स्वेल अप करने में हेल्प करती है हमारी टंग जो होती है वो फूड को इजीली स्वेल अप करती है और किसमें भेज देती है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जब फूड जाता है तो वो पैरालिस्टिक मूवमेंट यानी कि वेव लाइक मूवमेंट, यानी कि ईसोफेगस क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, जिसमें ये पैरालिस्टिक मूवमेंट होता है, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, यानी एक वेव लाइक मूवमेंट में हमारा फूड बॉडी के अंदर यानी कि स्टोमक के अंदर चला जाता है। और स्टोमक के अंदर कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, ईसोफेगस में भी कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती,
और स्टोमक में भी कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती। डाइजेशन कहाँ होता है? केवल माउथ में होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में। सॉरी। उसके बाद स्टोमक में फूड, मैंने आपको बताया था फंक्शन ऑफ द स्टोमक। स्टोमक में फूड को चर किया जाता है और एक फाइन पल्प में बदल दिया जाता है, जिसकी हेल्प से जो फूड है वो स्टोमक के द्वारा कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? कॉइड नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे पेल्विक रीजन में, ठीक है। वहां पर फूड का कंप्लीटली डाइजेशन होता है थ्रू द किसके द्वारा? गैस्ट्रिक जूसेस के द्वारा, जो लिवर और पैंक्रियास के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विलीज। इन विलीज में बहुत ही ज्यादा थिन कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, जो ब्लड को, जो डाइजेस्टिव फूड को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके बाद फूड को बॉडी के होल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें फूड से एनर्जी जनरेट की जाती है सेल के द्वारा, और वो जनरेट एनर्जी की रिक्वायर्ड जहां पर होती है, जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर उसका यूज कर लिया जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल में बताया था, अगर हमें एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो भी हम वर्क कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी के द्वारा, लेकिन अगर हमें कंटिन्यूअस लगातार कई दिनों तक खाना ना मिले तो हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है, हम बहुत ज्यादा अपने आप को वीक और टायर्ड फील करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एसिमिलेशन होता है कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद अनडाइजेस्टिव फूड को, यानी कि डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड बचता है उसे हम कहते हैं अनडाइजेस्टिव फूड। उस अनडाइजेस्टिव फूड को इजेक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस हमारे पेल्विक रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर प्रेजेंट लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, जहां जिसमें एक ओपनिंग होती है रेक्टम के द्वारा, जो कि एक स्पिंचर फॉर्म के द्वारा खुलता है और क्लोज्ड होता है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फूड लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, जहाँ पर इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि वाटर और मिनरल्स को दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाता है उसमें से, और उसके बाद सेमी सॉलिड फीसेस के रूप में जो चीजें, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो कहाँ पर देता है? रेक्टम में सेंट्रल जाता है, और रेक्टम में से एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस तरह से ये न्यूट्रिशन प्रोसेस में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी मिलकर, बॉडी के ऑर्गन्स मिलकर इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन comment to me on my comment box. I will clear it. If you like my video, then like and share, and also subscribe my channel to get the latest notifications. Thank you.